हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसा कि उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ आता जा रहा होगा। वैसे खैर जो कुछ कमेंट्स हैं वो तो पॉजिटिव हैं और उससे यही लग रहा है कि मुझे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें जो चीज़ें हैं वो समझ जा रही हैं अच्छे से। और कोशिश करता हूं मैं अपनी तरफ से पूरी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं और जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल ऐसे लूं ताकि उससे क्या हो, आपका कॉन्सेंट्रेट हो उस टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग कल कहाँ थे? तो कल दरअसल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, रेपो रेट, और क्या क्या पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट, और पढ़ा था सीआरआर। ठीक है, तो खैर हम लोग 5 मिनट के का रिवीजन कर लेते हैं कल जो कुछ हमने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो खैर जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, कल हम लोगों ने देखा था क्या कि हम लोग मौद्रिक नीति के उपकरण पढ़ने वाले हैं और मौद्रिक नीति के उपकरण के अंतर्गत हम दरअसल दो तरह के उपकरण पढ़ेंगे। वो कौन कौन से? एक मात्रात्मक उपकरण और दूसरा चयनात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और चयनात्मक उपकरण अर्थात सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हमने देखा था कि मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हम दरअसल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। वो क्या क्या थे? एलएएफ, जिसके अंतर्गत हमने दो तरह की चीजें पढ़ी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था? कैश रिजर्व रेशियो अर्थात सीआरआर, सैचुरेटी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये चीजें हमने कल खैर हमने तो कल सीआरआर तक देखा था। आज हम देखेंगे एसएलआर को और बैंक रेट, ओएमओ और एमएसएफ। उसी के साथ हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत मार्जिन सीमा निर्धारण, साख राशनिंग और क्या, नैतिक दबाव। ठीक है, तो खैर कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 मिनट के लिए रिवीजन। ठीक है, ताकि आपको कल की चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो कल हमने पढ़ा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको पता है। रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर क्या करता है बैंक, जो भी वाणिज्यिक बैंक है, जो भी कमर्शियल बैंक है, उनको क्या करता है, अल्पकालिक अवधि के लिए क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है, वो भी आपको कारण कल मैंने समझा दिया था कि वो आरबीआई जो है वो बैंकों से ऋण क्यों लेता है। ठीक है, तो वो कल की क्लास में आपको समझ आ गया था। ठीक है, तो और उसके अंतर्गत हमने एक चीज और देखी, वो कल हमने पढ़ा था बीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो जब हमने देखा ये क्या है, ये दरअसल एक रिजर्व कोर्स है जो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है। इसमें क्या होता है, जो बैंकों को कुछ जो राशि है उस रिजर्व कोर्स में सुरक्षित रखनी होती है। ठीक है, और ये किनको रखनी होती है, कुछ अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को। किनको? अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को। तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक कौन है? अनुसूचित व्यापारिक बैंक ऐसी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। जो भी आरबीआई अधिनियम 1934 की सूची में सूचीबद्ध बैंक हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। ठीक है, और हमने देखा था कि ये जो राशि है, जो रिजर्व कोर्स में राशि रहती है, वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है ना, अर्थात परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो ये कल चीज आपने देखी। और इसके अंतर्गत देखा आपने, इसके अंतर्गत दो तरह के उपकरण हैं, अर्थात दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक को हमने देखा था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा क्या था, एसएलआर, सैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। जो सीआरआर था, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो दरअसल क्या था, तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या हो रहा था, कैश रिजर्व रेशियो में जो व्यापारिक बैंकें थी उनको अपने एनडीटीएल का, किसका, अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, उनके पास क्या करना होता था, नगद स्वरूप में
रिजर्व करना होता था, किस स्वरूप में, नगद स्वरूप में रिजर्व करना होता था, किसका, अपने एनडीटीएल का। तो इसी क्रम में हमने एनडीटीएल को समझा था। एनडीटीएल क्या है, एनडीटीएल दरअसल एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, निवल मांग एवं समय देयताएं। ठीक है, तो खैर कल हमने इसको पूरा एनडीटीएल को एक एग्जाम्पल के अनुसार समझा था, और हमने समझा एसेट और लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमने कल ये देखा था कि बैंक है, बैंकों के मुख्यतः दो परंपरागत कार्य हैं, क्या क्या है वो, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, अर्थात डिपॉजिट और लोन। जो डिपॉजिट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हमने दरअसल एक चीज बताई थी कि जो जमा है वो बैंकों के लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, और जो ऋण है वो क्या होते हैं बैंकों के लिए, एसेट। ठीक है, ये कल चीज आपने बताई थी। तो हम डिमांड डिपॉजिट को क्या लिख सकते थे, डीएल, अर्थात डिमांड लाइबिलिटी, और टाइम डिपॉजिट को टाइम लाइबिलिटी। हमने बात की थी जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो जैसे एफडी और आरडी, इसके अंतर्गत क्या होता है, एफडी और आरडी। दरअसल ये जब हम बैंक पढ़ेंगे तब हम इनको समझेंगे कि एफडी और आरडी क्या है। ठीक है, दरअसल अभी हम ये समझ लेते हैं एनडीटीएल। तो जो डीएल है और टीएल है, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है जीडीटीएल, अर्थात ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, कल तक ये देख लिया था। और हमने बात की थी एक शब्द आता है जब जीडीटीएल में से हम एनडीटीएल घटा देते हैं, सॉरी जब हम जीडीटीएल में से आईबीएल को घटा देते हैं तब हमारा क्या होता है, एनडीटीएल निकल आता है। ठीक है, तो फिर हमने कल समझा था आईबीएल क्या है। आईबीएल आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या, ये क्या है, दरअसल ये क्या होता है, ये एक बैंक की दूसरे बैंक के प्रति क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, इसको हम इंटर बैंक लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। तो कल हमने देखा था कि जीडीटीएल में से आईबीएल को माइनस किया तो क्या निकल आया हमारा, एनडीटीएल। ठीक है, अब आपने देखा कि जो एनडीटीएल है वो एनडीटीएल क्या होता है, जो बैंक हैं, जो भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उनके एनडीटीएल क्या होता है, वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। तो अब बच्चों का यही सवाल होता है कि सर अब जैसे कि आपने कहा सीआरआर के तहत, किसके तहत, सीआरआर के तहत जो नगद स्वरूप में जमा करना होता है बैंकों को, क्या वो जो एनडीटीएल निकल कर आता है तो क्या वो रोज जमा करने जाते हैं बैंकों में। ठीक है, तो दरअसल बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, तो मैंने उनसे ये कहा था, तो दरअसल ये उनका ये आंसर है कि ऐसा नहीं होता है कि वो रोज जाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि जो 15 दिन है या एक पखवाड़े का औसत निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक पखवाड़े का औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कल, किसी दिन का एनडीटीएल 3 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का दिन का 4 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का दिन का 1.5 लाख। जितना भी 15 दिनों का औसत निकलता है एनडीटीएल का, उसको क्या करते हैं, अगले 15 दिनों के लिए रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नगद स्वरूप में सीआरआर क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। दरअसल हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने कल देखा था कि हम जो बीआरआर पढ़े थे, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत दो तरह के उपकरण आते हैं। एक का नाम है सीआरआर, एक का नाम है एसएलआर। ठीक है, सीआरआर तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, सीआरआर पढ़ लिया, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज समझने की थी वो थी क्या, एनडीटीएल। एनडीटीएल जैसा समझना सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आपने समझ लिया। अब इसी एनडीटीएल के बारे में हम चर्चा करेंगे एसएलआर में। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं एनडीटीएल आपको समझ में आ गया है। तो अब जो मैं एसएलआर आपको समझना क्या होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, दरअसल अब हम लोग समझ लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SATA
TUTORY, ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी और रेशियो, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सांविधिक तरलता। तरलता किसको बोलते हैं? लिक्विडिटी को। तरलता रेशियो अनुपात, ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात। अब दरअसल हम समझ लेते हैं कि ये जो सांविधिक तरलता अनुपात है ये क्या है, ठीक है। दरअसल आपने सीआरआर में देखा था कि सीआरआर में भी बैंकों के क्या करना पड़ रहा था? वो बैंकों को रिजर्व करना पड़ रहा था, ठीक है। रिजर्व किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक है। और एसएलआर में भी क्या होता है? ये जो बैंक हैं इनको भी क्या करना होता है? रिजर्व। लेकिन ये जो रिजर्व करना होता है इन्हें, ये बैंकों के पास नहीं, स्वयं के पास रिजर्व करना होता है। किसके पास? स्वयं के पास, ठीक है, स्वयं के पास। अब इन बैंकों को स्वयं के पास रिजर्व करना होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो इनमें ये है, ठीक है। खैर पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसको हम समझते हैं। जैसा कि आरबीआई अधिनियम 1934 की, आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, किसके अनुसार? आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को, किसको? प्रत्येक व्यापारिक बैंक को, प्रत्येक, दरअसल सही वर्ड है अनुसूचित व्यापारिक बैंक को, ठीक है, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। किसको? अनुसूचित व्यापारिक बैंक को, अनुसूचित व्यापारिक बैंक को। दरअसल आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने यहां शॉर्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का, किसका? अपने एनडीटीएल का। एनडीटीएल तो आपको समझ आ गया है ना क्या है? अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा, कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई, सॉरी आरबीआई नहीं, कुछ प्रतिशत हिस्सा वो सीआरआर में आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास, किसके पास? स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता है। किसके पास? स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता है, ठीक है, रखना होता है। किसके पास नगद कर रिजर्व करके रखना होता है? स्वयं के पास। आपने देखा था कि सीआरआर में क्या हो रहा था? सीआरआर में बैंकों को आरबीआई के पास रिजर्व करना था, और एसएलआर में किसके पास रिजर्व करना? तो स्वयं के पास, ठीक है। याद करके रखना, क्योंकि 4 दिन बाद आपको ये याद नहीं रहेगा कि एसएलआर में स्वयं के पास रिजर्व करना था या सीआरआर में, ठीक है ना। ये चीजें बहुत जितनी आसानी से समझ आती हैं उतनी ही तेजी से भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे भी आता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। सीआरआर में किसके पास रिजर्व करके रखना होता है? आरबीआई के पास। एसएलआर में स्वयं के पास, ठीक है। अब आप इसमें से देखोगे कि जब ये जो व्यापारिक बैंक हैं, इन व्यापारिक बैंक को स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता है, स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता। अब ये जो बैंक हैं अपने पास ये जो रिजर्व है, ये बैंक अपने पास इस रिजर्व को नगद स्वरूप में, किसमें? नगद स्वरूप में, नगद स्वरूप में या गोल्ड में या सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति आपको पता है क्या है? सरकारी प्रतिभूति अर्थात ऐसे दस्तावेज जिनके माध्यम से सरकार क्या करती है? धन उगाती है या धन एकत्रित करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां।
एसएलआर के अंतर्गत एसएलआर के अंतर्गत क्या करना होता है, जो भी व्यापारिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता है, स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता है। इसमें क्या होता है, या तो ये नगद स्वरूप में रिजर्व कर सकते हैं, या गोल्ड के रूप में, या फिर कैसे सरकारी प्रतिभूतियों में रिजर्व कर रख सकते हैं। कितने रूपों में, नगद स्वरूप में, गोल्ड में, या सरकारी प्रतिभूतियों में। अब दरअसल हम एक चीज समझ लेते हैं, और वो है क्या, अब वो ये है कि बैंक जो है वो इनमें से किस रूप में जमा करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम से कम क्या हो, हानि हो। ठीक है, हानि इस पर्सपेक्टिव में कि अब क्या होगा, जैसे ही बैंकों को अगर अपने पास ये जो रिजर्व करके रखना हो रहा है, इस पे तो क्या हो रहा है इसको, तो ये क्या होगा, जब इसे अपने पास रिजर्व करके रखना होगा तो अर्थात ये क्या होगा, उससे लोगों को ऋण नहीं दे पाएगा। जब ऋण नहीं दे पाएगा तो उससे क्या होगा, ब्याज नहीं मिलेगा। तो एक चीज हम कह सकते हैं, इससे क्या हो रही, बैंकों को हानि हो रही है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर कितना रिजर्व करवा रहे हो कि बैंकों को हानि हो। अब आपको ये अभी तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि बैंकों को सीआरआर में भी आप रिजर्व करवा के रख दे रहे, एसएलआर में भी रिजर्व करवा के रख दे रहे हो, फिर बैंक के पास बचेगा क्या, वो लोन क्या देंगे। अभी लग रहा होगा बैंक के बारे में बड़ी दया आ रही होगी, लेकिन आप एक बार सोचो या इस बात की अनुभूति करो कि आपका बैंक में 10 लाख रुपए जमा है। कितना है, 10 लाख रुपए जमा है। आपकी मेहनत मशक्कत का खून पसीने की कमाई जमा है बैंक में 10 लाख रुपए, और मान लो वो बैंक क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। ठीक है, और बैंक के पास ना सीआरआर है, क्या है, ना सीआरआर है और ना एसएलआर जमा है। ठीक है, अब बैंक दिवालिया हो गया तो बैंक के पास तो एक भी रुपए नहीं है। जब एक भी रुपए नहीं होगा तो फिर बैंक आपको क्या लौटाएगा, बाबा जी का ठुल्लू, क्या लौटाएगा। तो अब आपको समझ आ रहा है ये किसके लिए आरबीआई करता है, ये सब जनता की भलाई के लिए, ताकि अगर मान लो कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि बैंकों का जो बैंक हैं, बैंकों के ऊपर कभी तरलता का संकट आ जाए या बैंक दिवालिया हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में लोगों का कम से कम कुछ पैसा तो क्या हो, बैंक दे सके। ठीक है, तो इसीलिए सीआरआर क्या करता है, जनता के अधिकारों को देखते हुए बैंकों कोशिश करता है कि बैंक जो है ना ज्यादा से ज्यादा रिजर्व अपने पास कम रखें और कम से कम क्या करें, साख सृजन। दरअसल साख सृजन क्या है, इसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, अर्थात कम से कम क्या करें, वो ऋण दें। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया बैंक क्या करता है, एक तो नगद स्वरूप में अपने पास रख सकता है, दूसरा गोल्ड में रख सकता है, तीसरा सरकारी प्रतिभूतियों में रख सकता है। अब हमें जो तीसरी चीज समझना थी वो ये समझना थी कि इनमें से क्या रखे बैंक, ताकि बैंक को क्या हो, बैंक को सबसे ज्यादा उसमें क्या हो, फायदा हो, और दूसरी चीज बैंकों को हानि ना हो। हम समझ लेते हैं, जैसे सबसे पहले तो चीज नगद है। हम मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंक क्या करता है, बैंक को अपने पास नगद स्वरूप में जमा करता है। किसमें, नगद स्वरूप में। हम मान लेते हैं उसका एनडीटीएल, अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा रखना होता है ना, तो हम मान लेते हैं बैंक का जो एनडीटीएल है, बैंक का एनडीटीएल कितना है, 400 करोड़ रुपए। कितना, 400 करोड़ रुपए। हम मान लेते हैं इसको लगभग, एक एग्जांपल, 10% क्या करके रखना होता है, रिजर्व। तो कितना रखना हो गया, 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए रिजर्व करके रखना हो। ठीक है, 4 करोड़ रिजर्व करके रखना है। अब हमारा यह है कि बैंक किस स्वरूप में रखना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, नगद स्वरूप में, गोल्ड में, या सरकारी प्रतिभूति में। दरअसल देखो वही बात है, एक तो यह है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं इन तीनों में से कि किस रूप में वो जमा करे। एक तो तरीका यह है, तो उससे आप रट लोगे और कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे, तो क्या होगा, आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जाम में फिर क्या होगा, एग्जाम में फिर आपको घाटा होगा। तो खैर मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं क्या करूं, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। इसीलिए क्या करता हूं, भले ही थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें, लेकिन उसका वास्तविक जो परिणाम है वो आपको मिलेगा। वो कैसे, वो दरअसल ऐसे कि आपको जब चीज़ें अच्छे से समझ आ पाएंगी, तब क्या करेंगे, आप जो भी किताब पढ़ेंगे उस किताब
की जो भाषा शैली है आप उसको समझ पाएंगे, उसको कैच कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहली क्लास में कहा था ना कि मैं किताबें बताने से ज्यादा विश्वास करता हूं कि बच्चों का क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा। मैं तो 50 किताबें बता दूं कि आप ये किताब पढ़ लो, आप ये किताब पढ़ लो, आप इस राइटर की किताब पढ़ लो, इस राइटर की किताब पढ़ लो। मार्केट में हजारों बुक है इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी की हजारों बुक है, लेकिन उसमें सवाल यही होता है ना कि कौन सी बुक मैं बताऊं कि अच्छी है। मुझे तो दरअसल लगता है सारे जो राइटर है उनकी सारी बुक अच्छी हैं, क्योंकि हर राइटर अपना क्या देता है, अपना 100% देता है उसमें। बस मुद्दा यह होता है कि किसी की जो भाषा शैली उसमें आसान है, किसी की भाषा शैली थोड़ी टफ है। मुद्दा तो सिर्फ ये है। अब मेरा सिर्फ मानना यह है या मेरा इसमें विश्वास है कि बच्चे को आप खुद इतना सक्षम बना दो कि वो खुद इस बात का डिसीजन या इस बात का निर्णय लेने में सक्षम हो जाए कि उसे कौन सी किताब पढ़नी है, उसे कौन सी किताब समझ आ रही है जो उसके लिए बेहतर हो। ठीक है, और वो डिसीजन लेने में तभी सक्षम हो पाएगा जब उसके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। जब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्या होगा, उसकी जो भी बुक है उस बुक पर क्या होगी, पकड़ अच्छी हो पाएगी, और उस बुक को की जो भी राइटिंग है या जो भी उसमें स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो उसको कैच कर पाएगा, उसको पढ़ पाएगा। ठीक है ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप चीजों को रटने की बजाय समझने पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको 10-10 तरह के एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, तो खैर हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं हम अपना नया एग्जाम्पल। दरअसल हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो अगर हम मान लो क्या करें, बैंक मान लो क्या करे, नगद स्वरूप में क्या करे, जमा। पहला तो यही है कि वो बैंक क्या करता है, नगद स्वरूप में जमा करता है। किस स्वरूप में, नगद स्वरूप में, नगद स्वरूप में। अब यदि बैंक नगद स्वरूप में जमा करता है, नगद मतलब कैसा, कैश में, कैश में अर्थात अपने पास क्या करता है, जो पैसा है उस धन को रख लेता है, धन जमा करता है। तो आप देखोगे ये जो धन है, मुद्रा, जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो एक निश्चित समय सीमा या हम कहें कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति तो बढ़ती है तो उससे क्या होगा, जो रुपए की वैल्यू है वो कम होने लगेगी। जो रुपए की हम कहें कि जो जो रुपए की जो वैल्यू है, क्या है, वैल्यू, वैल्यू है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। कैसे, दरअसल हम समझ लेते हैं। दरअसल क्या होता है, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने से रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल तक जो एक पेन, जैसे मान लो ये एक पेन है, कल तक जो एक पेन ये 5 रुपए का आता था, अब इसी पेन की कीमत आज कितनी है, 10 रुपए हो गई है। कल तक यही पेन 5 रुपए का था, अब यही पेन उसकी कीमत कितनी हो गई है, 10 रुपए। तो रुपए की वैल्यू क्या हुई, इस वस्तु के संदर्भ में गिर गई ना। वस्तु वही है, वस्तु वही है, वही सेम ब्रांड है, सब चीजें हैं, लेकिन अब क्या हुई, वो गिर गई। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो तेल की कीमत थी, जो खाद्य तेल है जैसे फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल है, उसकी कीमत कितनी थी, मान लेते हैं वो 70 रुपए लीटर था। ठीक है, तो जैसे एक रिफाइंड ऑयल है, ऑयल, उसकी कीमत कितनी थी, 70 रुपए। अब वो बढ़ के आपने देखा होगा अभी करीब लगभग 150 या 180 इसी के अब होगी। खैर मैं तो जाता नहीं लेने, तो मुझे पता नहीं, इसी के अप्रोक्स होगी, मैं मान के चलता हूं इसी के अप्रोक्स होगी। अब आप देख रहे हो कि 1 लीटर ऑयल जिसकी कीमत कुछ समय पहले कितनी थी, 70, अब कितनी हो गई, 150 रुपए, 150 रुपए। तो इससे क्या हुआ, मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर गई ना, मुद्रा की वैल्यू गिर गई। क्वांटिटी तो इतनी है लेकिन कीमत क्या हुई, बढ़ गई, अर्थात मुद्रा की वैल्यू घट गई। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा आ रहा होगा। खैर कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर समझा दो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो भैया, उनके लिए हम एक और अच्छा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दरअसल हम दरअसल क्या हुआ, एक दोस्त था, दो लड़के थे, दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दोस्त के पास क्या होता है, कुछ नोट आते हैं। एक दोस्त था, ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम क्या था, ए। दरअसल अच्छा नहीं लगता, राजू नाम मान लेते हैं हम, राजू।
जो राजू था, राजू का एक दोस्त था, राजू का दोस्त का नाम क्या था? कालू। राजू और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू के पास एक दिन 100-100 रुपए के 10 नोट आए, खरे खरे एकदम। कैसे? खरे खरे, बैंक से जैसे एटीएम से निकालते ना, बना ऐसे खरे खरे। तो राजू ने कहा, भाई देखो कालू, तुम्हारी 6 महीने बाद क्या है? 6 महीने बाद शादी है ना? कालू बोलता, हाँ बिल्कुल भाई। तो बोलता है, ये 10-10 रुपए के, सॉरी 100-100 रुपए के जो 10 नोट है मेरे पास, मैं तुम्हारी शादी में लुटाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा क्या बनेगा? थोड़ा रौला बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको यार, खैर जो भी बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में सब कुछ अलग अलग बोलते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगी? अपनी थोड़ी धाक जमेगी, ठीक है? तो कालू, राजू बोलता है, कालू ठीक है भाई, 1,000 रुपये तेरी शादी में कुर्बान। राजू बोलता है। तो अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद, लगभग 6 महीने आते हैं, और 6 महीने बाद कालू की होती है शादी। किसकी? कालू की। अब कालू की शादी में राजू जाते हैं। अब राजू जाते हैं जैसे ही कालू की शादी में, तो राजू कालू की किससे मिलते हैं? वाइफ से। जब वो उस वाइफ, कालू की वाइफ का चेहरा देखते हैं, तो वो दरअसल निकलती है कौन? राजू की एक्स एक्स गर्लफ्रेंड। तो राजू देखते हैं, प्यार प्यार यार यार ना रहा, और प्यार प्यार ना रहा, खैर दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तब राजू कहते हैं कि ओए राजू, प्यार ना करियो, दिल तो टूट जाता है, ठीक है? राजू यहाँ शॉक्ड है कि भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अब राजू का दिमाग खराब। राजू कहते हैं कि भाड़ में गया दोस्त और भाड़ में गया प्यार, भाड़ में गई दोस्ती, भाड़ में गया प्यार, ठीक है? तो राजू कहते अब नहीं लौटाना हमें ये जो 100-100 रुपए के नोट थे। अभी तो हम सोच रहे थे कि वो क्या करेंगे, वो हम किसकी शादी में? कालू की शादी में लौटाएंगे, अब नहीं लौटाना। तो राजू आ रहे होते, राजू को रास्ते में मिलते हैं सामू, ये भी उनके दोस्त होते। तो सामू कहते हैं, भाई क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में आ रहे हो? तो सामू अपना सारा किस्सा बताते हैं। इसका किसका? कि वो कैसे पूछती थी, सुनो बाबू, बाबू सोना जादू टोना। हाँ, वो बाबू सोना जादू टोने का पूरा किस्सा बताते हैं, और बताते हैं कि यार नहीं देखो लूट लिया घर यार का। तो सामू की को मिलता है मौका मौका। सामू कहते हैं मौका मौका, सामने से नहीं कहता, मन में कहता है मौका मौका। मौका मौका किसका? ब्रेकअप पार्टी का। कौन सा? ब्रेकअप पार्टी का, ठीक है? खैर ब्रेकअप पर नहीं जाओगे, ब्रेकअप सही लिखा या गलत लिखा, आप कॉन्सेंट्रेट करो ब्रेकअप की पार्टी का। तो सामू के मन में ख्याल आता है, क्यों ना राजू से ब्रेकअप पार्टी ली जाए, बहती गंगा में हाथ धो ली जाए। तो अब सामू बोलता है, राजू भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, और चलो तुम बहुत दुखी देखते हो मुझे, चलो इस गम को भुलाने के लिए हम चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं हम? तो रामू कहता है, राजू कहता है कहाँ चलना भाई? तो कहता है, तो सामू कहता है, भाई हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ पर? दरअसल आप लोग भी देख लो कहाँ पर चलना है, ठीक है? यहाँ पर, जहां पर क्या हो, ऐसा 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 ऐसा, हम आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पर? लाल पानी पीने, ठीक है? कहाँ पर चलते हैं? लाल पानी पीने। तो राजू कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं सब ये काम कम काम नहीं कहता। राजू कहता है, भाई आज तो पी लो उस दोस्त की गद्दारी में और अपने भाई की तरफ से। सामू कहता है, चलो ठीक है। अब सामू जाता है राजू को लेके, वाह। अब सामू जाता है, सामू के पास कितने नोट थे? 100-100 रुपए के 10 नोट थे। कितने थे? 100-100 रुपए के 10 नोट थे। कितने रुपए हो गए? 1,000 रुपए हो गए। 1,000 रुपए हो गए। सामू तो बहाने से बुला लाया कि चलो भाई पार्टी किसकी तरफ से? मेरी तरफ से। लेकिन सामू गद्दार दोस्त, सामू जस्ट, सामू कैसा है? सामू भी, सामू जाता है और सामू 1,000 रुपए की एक बोतल ऑर्डर कर देता है। क्या कर देता है? एक बोतल, ऐसी होती है ना बोतल, एक बोतल ऑर्डर कर देता है, ठीक है? एक बोतल ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर कर देता है। उसके बाद क्या करता है? अब
राजू के पास लाते हैं, तो राजू कहता है ये क्या हुआ, ये तो पहले से बहुत कम हो गई। पहले तो 1,000 रुपए में 2 लीटर आती थी, अब कितनी आ रही, 1 लीटर, 1 लीटर आ रही है, 1 लीटर आ रही है। तो अब देखोगे, अब आप पाओगे कि यही जो चीज पहले 1,000 रुपए की 2 लीटर मिल जाती थी, अब कितनी मिल रही, 1,000 रुपए में कितनी, 1 लीटर, 1 लीटर। तो आप देख रहे हो ना, ये जो 100-100 रुपए के खरे खरे नोट थे, नोट तो बराबर 100-100 रुपए के 10 नोट खरे खरे आज भी उतने ही हैं जितने 6 महीने पहले थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो वस्तु है, क्या है वस्तु, उसकी जो क्वांटिटी है क्या हुई, वो क्वांटिटी घट गई, क्वांटिटी घट गई। अगर हम कहें जो मुद्रा है, क्या है मुद्रा, जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो गई। वैल्यू क्या है उसकी, जो उसकी खरीदने की क्षमता, या फिर हम उसको ऐसा कहें कि जो मुद्रा है, मुद्रा की जो क्रय करने की क्षमता है वो क्या हो गई, मुद्रा की जो क्रय करने की क्षमता वो क्या हो गई, पहले से कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने अब अपने परिभाषा की तरफ। अब हम देखते हैं, अगर मान लो बैंक में क्या करता है, नगद स्वरूप में मान लो अपना जो कितना है, हमने कहा था अपने एनडीटीएल का, उसका एनडीटीएल कितना था, 400 करोड़। अपने एनडीटीएल का मान लो 10% उसको रिजर्व करके रखना हो, मान लेते हैं हम, वो कितना है, 4 करोड़ रुपए। अब मान लो कि जैसे ही मुद्रा, अब जब ये अपने पास रिजर्व करके रखा रहेगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इस मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, मुद्रा की वैल्यू घट सकती है। तो इसमें ये जो जोखिम है ना कि 4 करोड़ रुपए आज जितने हैं उनकी वैल्यू आगे चलकर उतनी ना रह जाए। तो इसमें क्या है, बैंक को इसमें क्या है, घाटा। तो बैंक क्या चाहेगा कि इसको रखो, तो बैंक इसको नहीं रखना चाहेगा, बैंक क्या चाहेगा, इसमें नहीं रखना चाहेगा। अब हम देख लेते हैं गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, तो आप लोगों ने देखा होगा जो गोल्ड होता है, गोल्ड के जो रेट होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है। आपने देखा होगा जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 में क्या हुआ, गोल्ड के रेट बहुत कम हो गए। फिर जैसे शादी विवाह का समय आया तो गोल्ड के रेट बढ़ गए, तो कभी गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा डाउन चले जाते। तो इसमें भी क्या है, बैंक, इसमें भी क्या है, घाटा, जोखिम है। खैर फायदा तो है इसमें कि अगर बढ़ गए तो फायदा, अगर घट गए तो क्या है, बैंक को फिर घाटा है। और एक चीज और है, क्या है वो, सरकारी प्रतिभूति। तो इसको हमने जैसे समझा था, सरकारी प्रतिभूति क्या है, सरकारी प्रतिभूति वो है जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, बाजार से क्या करती है, बाजार से धन एकत्रित करती है, धन एकत्रित करती है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि ये निवेश का सुरक्षित विकल्प होता है। क्या होता है, निवेश का सुरक्षित विकल्प। इसमें जैसे सरकार ने कहा कि हम आपको मान लो 10% ब्याज देंगे, ठीक है, 10% ब्याज देंगे। मान लेते हैं हम कि बैंक, सरकार कहती है कि अगर आप सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो हम आपको 10% ब्याज देंगे, ठीक है। तो अब ये 10% ब्याज मिल रहा, अब ये 10% ब्याज कैसा है, बिल्कुल सुरक्षित, कि सरकार आपको आपका मूलधन तो देगी, आपका मूलधन तो सुरक्षित है ही, साथ ही आपको क्या मिलेगा, 10% ब्याज जो पक्का है, क्योंकि सरकार तो कहीं नहीं भागने वाली। सरकार कहाँ की है, भारत की, तो सरकार तो कहीं नहीं भागने वाली। अब आप लोगों का तुरंत यही सवाल उठ गया, अगर सरकार बदल जाए तो, सरकार बदलने से क्या होता है, सिस्टम तो वही रहता है, ठीक है ना। लोग, व्यक्ति बदलेंगे, सरकार तो दूसरी आ जाएगी, ठीक है, प्रशासन तो वही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपका ये जो मूलधन भी सेव रहेगा, आपको साथ ही साथ ब्याज भी मिलेगा। तो सबसे सुरक्षित क्या है बैंक के लिए, तो सबसे सुरक्षित क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना। किसमें निवेश करना, सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना, ठीक है। तो बैंक अब क्या चाहेगा, बैंक चाहेगा ना कि सब वो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करें, ताकि उसको क्या हो, लाभ भी ठीक ठाक हो और जोखिम भी बिल्कुल ना हो। अब जैसा कि मैंने क्या लिखा है इसमें, ये जो तीनों फॉर्म है, जो तीनों स्वरूप हैं, या तो वो नगद में जमा कर सकता है बैंक, गोल्ड में, या सरकारी प्रतिभूतियों में। तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि केवल सरकारी प्रतिभूतियों में करता है। अगर मान लो कभी ऐसा स्टेटमेंट आ गया, यूपीएससी ने ऐसा पूछ लिया कि एसएलआर के अंतर्गत जो
बैंक है वो केवल सरकारी प्रतिभूतियों में क्या कर सकते हैं, रिजर्व करके रख सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर गौर से सुनना, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, या तो वो गोल्ड में कर सकते, या नगद स्वरूप में, या सरकारी में। आप अच्छे से कान खोल कर सुनो, मैं बीच में क्या कह रहा हूं, या जरूरी नहीं है कि वो सरकारी प्रतिभूति में करे। अगर उसे नगद स्वरूप में करना है तो कुछ बैंक नगद स्वरूप में भी कर सकते हैं, गोल्ड के स्वरूप में भी कर सकते हैं। लेकिन खैर हमें समझना था कि बैंकों को सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा। तो बैंक को सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा, सरकारी प्रतिभूतियों में। अधिकांशतः बैंक भी क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में ही रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई ना। अब इसमें आप एक चीज और देखोगे, जैसा कि हमने क्या कहा, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या कर रहे थे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे थे। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किससे खरीदी, बैंक ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो किससे खरीदी, सरकार से। एक डॉक्यूमेंट है, प्रतिभूति मतलब क्या है, ऐसा दस्तावेज जिससे क्या हो, बाजार से धन होगा ही कर लें। तो सरकार ने क्या किया ना, एक दस्तावेज या एक डॉक्यूमेंट दे दिया। क्या दे दिया, एक डॉक्यूमेंट। मान लेते हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपए की प्रतिभूति खरीदी, कितनी, 100 करोड़ रुपए की। तो एक डॉक्यूमेंट दे दिया जिसमें लिखा हुआ है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 100 करोड़ रुपए, ये जो 100 करोड़ रुपए हम किसके पास आ जाएंगे, वो किसके पास, सरकार के पास। तो आप यहां पर देख रहे हैं ना कि ये जो SLR है, SLR क्या है, SLR अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा बैंकों से ऋण लेने का, क्या, ऋण लेने का एक साधन है। क्या है, ऋण लेने का एक साधन है, एक साधन है। बैंक क्या कर सकती है, अच्छे से लिख देता हूं, खैर मैं समझा देता हूं उसको। जो SLR है, मैं फिर से लिख देता हूं, जो SLR है, खैर इसको बहुत अच्छे से समझ लो आप। मैं ये क्यों दोबारा लिख रहा हूं, क्योंकि यही स्टेटमेंट, सेम यही ऐसा ही स्टेटमेंट UPSC ने अभी 2-3 साल पहले, आप 18, 19, 20 अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सेम आपको यही स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। यही स्टेटमेंट UPSC ने अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे होंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, क्यों मैं इतने ज्यादा आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक एक एग्जाम्पल को क्लियर करता हूं, क्योंकि हमारे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो यहीं कहीं से बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे उसमें लिखा होगा कि जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां या सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से, नहीं सॉरी, हाँ, SLR के माध्यम से, किसके माध्यम से, SLR के माध्यम से, SLR के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं ना, इसके तरह SLR के माध्यम से बैंक क्या करता है, SLR के माध्यम से वो सरकार बैंकों से क्या करती है, बैंकों से ऋण ले सकती है। ठीक है ना। अपनी वो प्रतिभूतियां किया कि उसने बैंक को बेची और उससे क्या हुआ, उसको पैसा किसके पास आ गया, सरकार के पास। तो आपको ये स्टेटमेंट UPSC प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से जो SLR के द्वारा सरकार व्यावसायिक बैंकों से धन एकत्रित करती है। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब SLR में एक चीज और है जो हम लोग देख लेते हैं। खैर सबसे पहले तो हम लोग एक चीज यही समझ लें कि अगर SLR, आप बताओ, अगर SLR बढ़ जाता है, क्या होता है, SLR बढ़ जाता है तो तरलता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी, क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है आपने मन में सोची, SLR अगर बढ़ेगी तो तरलता क्या हो जाएगी, कम। ठीक है ना। SLR अगर बढ़ेगी तो तरलता क्या हो जाएगी, कम। और मान लो SLR अगर कम हो गई, तरलता क्या है, बाजार में बढ़ जाएगी। समझ आया ना। जैसे हमने क्या कहा कि SLR के तहत क्या करना होता है कि अपने पास रिजर्व करके रखना होता है। जैसे मान लो NDTL का, किसका, अपने NDTL का मान लेते हैं, जैसे 10%
जो हिस्सा है वो रिजर्व करना है। हमने मान लिया एनडीटीएल कितना है 400 करोड़ रुपए, तो कितना रिजर्व करके रखना हो गया इसको 4 करोड़ रुपए। कितना 4 करोड़ रुपए किसके पास, स्वयं के पास। अब मान लो जैसे कि आरबीआई ने क्या किया, एनडीटीएल बढ़ाकर कितना कर दिया, एनडीटीएल बढ़ाकर हम मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल से ये 20% कर दिया। खैर समझाने के 20% मैंने इससे लिए ताकि क्या हो ना, यहाँ 8 करोड़ आ जाए, अपनी मैथमेटिक थोड़ा सा आसान, हमें शब्दों या हम कहें संख्या के जाल में नहीं उलझना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अपने एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए। नहीं तो आप कहो सारे 10% से सीधा 20% कैसे बढ़ा दिया। खैर हमें नंबरों में नहीं उलझना है, हमें सिर्फ अपना एग्जाम्पल समझना है। वो नंबर सरकार का काम है, वो सरकार देख लेगी, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमें कि जो 10% था एनडीटीएल वो बढ़ा के कितना कर दिया 20%, तो अब बैंकों को कितना रिजर्व करके रखना पड़ गया 8 करोड़। कितना 8 करोड़। अब आप देखोगे जैसे 400 करोड़ था, ठीक है, 400 करोड़ में से 4 करोड़ पहले घटा दो तो कितना बच गया 396 करोड़। तो अब बैंक कितना लोन दे सकता था, 396 करोड़ का लोन दे सकता था। लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि आपके एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। अब एसएलआर को जैसे आप बढ़ा दोगे, अर्थात उसने बढ़ाकर कितना कर दिया 20%, तो इसके तहत अब कितना रिजर्व करके रखना पड़ गया 8 करोड़। अर्थात अब 400 करोड़ में से कितना रिजर्व करना 8 करोड़। मतलब अब आप कितना, जो बैंक है वो कितना लोन दे सकते हैं 392 करोड़ का। कितना 392 करोड़ का। पहले कितना दे पा रहे थे 396 करोड़ का, अब कितना 392 करोड़ का। अर्थात जैसे ही एसएलआर बढ़ाया तो उससे क्या हुई, तरलता कम हो गई। अब बैंकों को क्या हो गई, बैंक कम भी लोन दे पाएंगे। ठीक है ना, तो मार्केट में जब कम लोन दे पाएंगे तो बाजार में कम लोन दे पाएंगे तो जनता के पास क्या होगा, जनता को भी तो कम लोन मिलेगा, जनता को कम लोन मिलेगा, जनता को कम मिलेगा तो मार्केट में जो मनी का जो फ्लो है, जिसको हम कह रहे हैं तरलता, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एसएलआर के माध्यम से भी क्या करती है आरबीआई, तरलता को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आया एसएलआर के माध्यम से भी आरबीआई क्या करती है। एसएलआर के माध्यम से भी आरबीआई जो मुद्रा के प्रवाह है या जो तरलता है, तरलता को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, ये चीज आपके पास को समझ आ गई। इसमें एक चीज और है जो हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, जितने इससे कुछ जुड़े टॉपिक हैं मैं कोशिश कर रहा हूं वो सारे आपको समझा दूं। अब आप यहां पर देखोगे कि क्या हो रहा था, रेपो रेट के माध्यम से भी, जो रेपो रेट है, रेपो रेट के माध्यम से भी तो क्या कर रही थी सरकार, तरलता को नियंत्रित कर रही थी। ठीक है ना, और ये जो एसएलआर है, एसएलआर के माध्यम से भी क्या कर रही, तरलता को क्या कर रही, नियंत्रित कर रही है। ठीक है, और सीआरआर के माध्यम से भी क्या कर रही है, तरलता को क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे कि रेपो रेट में भी तरलता नियंत्रित हो रही है, एसएलआर में भी तरलता नियंत्रित हो रही है, सीआरआर में भी तरलता नियंत्रित हो रही है। तो अब आप कहोगे कि सर समझाना क्या चाह रहे, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तरलता, जो तरलता है, जैसे मान लो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट में बैंक क्या करता है आरबीआई से ऋण लेता है। क्या करता है, बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। वैसे अगर ऋण की जरूरत पड़ी तो बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और कहता है मुझे ऋण दे दो। अब ये जरूरी थोड़ी है, अगर मान लो बैंक को ऋण की जरूरत पड़ी तो बैंक दूसरे बैंक को भी तो कॉल कर सकता है। हम मान लेते हैं एक बैंक है एचडीएफसी, कौन है, एचडीएफसी। मान लो एचडीएफसी बैंक को ऋण की जरूरत पड़ी तो वो नहीं जाता है आरबीआई के पास, वो किससे ले लेता है, एसबीआई से। तो अब जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि रेपो रेट को कम करने से तरलता अनिवार्य रूप से कम होगी। बहुत ध्यान से सुनना इसको, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये। ठीक है, इसी तरह के टॉपिक पूछ लेते हैं, वो ऐसे ही स्टेटमेंट यूपीएससी दे देगा, क्या देगा उसमें, क्या रेपो देगा, वो रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, या मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, और उसका एक स्टेटमेंट रहेगा क्या रेपो रेट बढ़ने से अनिवार्य रूप से तरलता में कमी आएगी। ठीक है, अगर आपने वो सही कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। फिर आप कहोगे सर आप ही ने तो बताया था कि रेपो रेट को जैसे ही बढ़ाओगे तो तरलता क्या होगी, कम हो जाएगी बाजार से। तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बैंक अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लो अगर किसी बैंक को ऋण की जरूरत पड़ी तो वो आरबीआई के पास जाए, वो दूसरे बैंक से भी ले सकता है। मान लो एचडीएफसी बैंक को ऋण की जरूरत पड़ी तो वो
एसबीआई से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये अनिवार्य नहीं है कि रेपो रेट घटने या बढ़ने से तरलता घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा है एसएलआर में क्या हो रहा है, एसएलआर में क्या है, वो 3 रूपों में अपने पास रिजर्व करके, नगद स्वरूप में या गोल्ड के रूप में, और किस में, या तो सरकारी प्रतिभूतियों में। अब जब वो सरकारी प्रतिभूति में तो रिजर्व करेगा तो उससे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार यहां पर एक काम क्या कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से ऋण ले रही है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ आ गई। अब दरअसल मेन जो डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस हम समझ लेते हैं रेपो रेट और सीआरआर में। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। दरअसल रेपो रेट में यह अनिवार्य नहीं है कि जब अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ाता है तो तरलता भी अनिवार्य रूप से क्या होगी, कम होगी। ये जरूरी नहीं है, मान लो उसने रेपो रेट बढ़ा दी अपनी, तो बैंक कहता है अपनी ऐसी तैसी कराओ आप। अगर आपने आरबीआई से कहता है आप अपनी ऐसी तैसी कराओ, अगर आपने तरलता बढ़ा, वो ब्याज दर बढ़ा दी, तो हमें नहीं लेना आपसे, आपकी तो ब्याज बहुत ज्यादा है, हम किसी दूसरे बैंक से ले रहे ऋण। ठीक है, तो उस अगर दूसरे बैंक से उसे अच्छा लगता है तो उसने दूसरे बैंक की, अगर जो उसके पास अच्छा खासा पैसा है उसे लगता है कि जैसे ये 8% पर दे रहे हैं आरबीआई, वो कहता है कि हम तुम्हें 7% पर दे रहे हैं एसबीआई, तो क्या करेगा, एचडीएफसी इससे ऋण ले लेगा। तो ये जरूरी थोड़ी है कि रेपो रेट अगर आपने बढ़ाई, ब्याज रेपो रेट के माध्यम से अगर आपने ब्याज दर बढ़ाई तो उससे अनिवार्य रूप से तरलता कम हो जाएगी। ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया। लेकिन 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 सीआरआर में अगर आरबीआई ने वृद्धि कर दी, सीआरआर में अगर आरबीआई वृद्धि करता है तो अनिवार्य रूप से तरलता क्या होगी, कम होगी। अगर सीआरआर में वृद्धि करता है आरबीआई तो अनिवार्य रूप से, अनिवार्य अंडरलाइन नोट करके लिख लेना या नोट डाल के लिख लो। ठीक है, मैं अभी नोट डालता हूं और आप वो चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकती है और शायद पिछले, मुझे तो लगता है शायद ये आ भी चुकी हो एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चे यहां पर ये वो ऐसा पॉइंट है जहां पर बच्चे गलती करके आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो सीआरआर में क्या होगा, सीआरआर जैसे ही बढ़ाएगा आरबीआई अनिवार्य रूप से क्या होगी, तरलता कम होगी। कैसे, हम मान लेते हैं सीआरआर के तहत क्या करना होता है, सीआरआर के तहत बैंक, व्यापारिक बैंक जो हैं उन्हें अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा क्या करना होता है, आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है। किसके पास, आरबीआई के पास। हम मान लेते हैं एनडीटीएल कितना है, 400 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना है, 400 करोड़ रुपए। अब आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर कितना कर दिया, 10%। कितना है, 10%, सीआरआर 10%। तो सीआरआर 10% है। अब आरबीआई के पास इन्हें कितना रखना पड़ गया, 4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को बढ़ा दिया, सीआरआर को बढ़ा दिया और बढ़ा के 20% कर दिया। अब सीआरआर तो अनिवार्य रूप से क्या करना होता है, हर अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का उतने प्रतिशत हिस्सा, जितना प्रतिशत आरबीआई ने क्या किया है, निर्धारित किया है, उसे क्या करना होगा, आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना ही होगा। क्या करना होगा, जमा करना ही होगा। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से क्या करना होगा। अब जैसे मान लो पहले 4 करोड़ रुपए थे, अब कितना हो गया, 8 करोड़ रुपए। तो अब क्या हो जाएगा, बैंकों की ऋण देने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। जब ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी तो जनता को क्या करेगी, बैंक कम से कम ऋण दे पाएगी, उससे क्या होगी, बाजार में तरलता कम हो जाएगी। तो आपने रेपो रेट और सीआरआर में अंतर देख लिया। अब आप नोट डाल के एक चीज ये जरूर लिख लो कि ये अनिवार्य नहीं है कि रेपो रेट में वृद्धि से, ठीक है ना, लिख लेना कि यह अनिवार्य नहीं है कि रेपो रेट में वृद्धि से तरलता में हमेशा कमी आए, परंतु सीआरआर में वृद्धि के कारण अनिवार्य रूप से तरलता घट जाएगी। ठीक है, नोट डाल के इसको नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। दरअसल आप इस बात से बोर नहीं होना बिल्कुल कि ये जो बैंकिंग है या जो सेकंड चैप्टर है बहुत लंबा चल रहा है। ठीक है ना, ये लंबा इसीलिए है क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा एरिया है वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम, जो हर एक चैप्टर से जुड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहे नेशनल इनकम पढ़ोगे तब भी आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे तब तो आपको ऐसा लगेगा कि हम फाइनेंशियल सिस्टम का ही कोई पार्ट पढ़ रहे हैं।
ठीक है ना। इस तरह से इंटरलिंक है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, पहली क्लास में क्या कहा था, पहली या दूसरी क्लास में कहा था शायद, हाँ पहली क्लास में कहा था कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है वो इन्फ्लेशन से बिल्कुल इस तरह से उन दोनों के बीच संबंध है जैसे लैला और मजनू का। अगर लैला के पीठ में कोड़े पड़ेंगे तो मजनू की पीठ पर देखेंगे, अगर मजनू की पीठ पर कोड़े पड़ेंगे तो लैला की पीठ पर उसका ना घाव दिखाई देंगे, ठीक है ना। इस तरह से दोनों इंटरलिंक करते हैं। खैर वो सारी चीजें और हम देखेंगे आगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करते हुए पढ़ते चलना है, ताकि क्या करें हम अपनी चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकें। तो हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। दरअसल नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अब हमें पढ़ना है बैंक रेट। क्या है बैंक रेट। अब फिर आप कहोगे फिर एक चीज़, एक रेट और आ गई, ये कौन सी रेट है, बैंक रेट। ये क्या है, बैंक रेट, बैंक रेट। दरअसल बैंक रेट क्या है समझ लेते हैं हम। बैंक रेट वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई क्या है, वो व्यापारिक बैंक है, जो भी कमर्शियल बैंक है उनको दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। किस अवधि के लिए, ऋण दीर्घकालिक अवधि के लिए। वह ब्याज दर, वह, मैं जानबूझ के इसलिए लिख देता हूं, मैं चाहूं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो क्या करें आप लोग नोट कर लें। आप लोग जब नोट कर लेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा आपका एक क्या होगा, नोट्स बनते जाएंगे। जब आपके नोट्स बनते जाएंगे, खैर ये तो है नहीं कि आप लोग बार बार क्लास देख पाएंगे, तो उससे क्या होंगे आप नोट को रिवीजन कर लेंगे, उससे क्या होगा आपने जो कुछ पढ़ा है ना वो आपको चीजें क्या रहे, याद रहें। इसीलिए मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। वह ब्याज दर क्या है, बैंक रेट वह ब्याज दर जिसके आधार पर, किसके आधार पर, जिसके आधार पर, वह बैंक दर जिसके आधार पर आरबीआई आरबीआई व्यापारिक व्यापारिक बैंकों, किसको, व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक, व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि, दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो अब आपको समझ आ गया कि बैंक रेट क्या है। दरअसल बैंक रेट एक ऐसी रेट है जिसमें आरबीआई क्या करता है, जो भी व्यापारिक बैंक है, क्या है, जो भी व्यापारिक बैंक है उनको क्या करता है, दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर रेपो रेट में भी तो ऐसे ही था, रेपो रेट में भी तो वो ब्याज दर थी जिसके आधार पर व्यापारिक बैंकों को क्या करता था, आरबीआई ऋण उपलब्ध कराता था। तो खैर मैं भी आपको रेपो रेट को भी क्या करता हूँ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दरअसल रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट भी में भी क्या है, वो ब्याज दर है जिसके तहत आरबीआई क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। लेकिन उसमें क्या थी, अवधि थी, उसमें जो अवधि थी वो कैसी थी, अल्पकालिक अवधि, अल्पकालिक अवधि। तो दरअसल ये अल्पकालिक अवधि, शायद मैं वहां बताना भूल गया, शायद मैंने पहले बताया, इसका जिक्र किया हुआ है, वहां पे भी मैंने बताया था, ये अल्पकालिक अवधि 1 दिन से 14 दिन की होती है, ठीक है। ठीक है, तो रेपो रेट में क्या होता है, अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों को ऋण दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, बैंक रेट। अब इसमें जो आरबीआई है, अब दरअसल इसमें इसे एक और चीज कहते हैं, दरअसल इसे क्या कहते हैं, इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे इसे पुनर्कटौती, पुनर्कटौती, इसका एक नाम और है, क्या है, दरअसल इसको पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहा जाता है, पुनर्कटौती ब्याज दर, इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहा जाता है। सवाल उठता है क्यों कहा जाता है, सवाल उठता है क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आरबीआई आरबीआई द्वारा
आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती का प्रयोग किया जाता है। आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों पर, किस पर? प्रतिभूतियों पर, सिक्योरिटीज पे, प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। बैंक का रेट क्या है? वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई क्या करता है? व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो प्रतिभूतियों पर, किस पर? प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती का प्रयोग करता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं पुनर्कटौती ब्याज दर क्या है। ठीक है, अब हमें यही समझना ना कि पुनर्कटौती ब्याज दर हम कैसे कह रहे हैं। दरअसल समझ लेते हैं हम इसको एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक व्यापारी है। कौन है? एक व्यापारी। एक व्यापारी है, भाई साहब को कुछ धन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? धन की, मुद्रा की। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको मुद्रा की आवश्यकता नहीं? हर व्यक्ति को है। तो एक व्यापारी है जैसे धन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो व्यक्ति के पास क्या होता है? कुछ प्रतिभूतियां होती हैं। वो व्यक्ति जाता है किसके पास? बैंक के पास। बैंक के पास, और बैंक को क्या करता है? जो उसके पास प्रतिभूतियां थी वो प्रतिभूतियां बैंक को दे देता है, और बैंक से कहता है कि बैंक हमें आप इन प्रतिभूतियों के आधार पर क्या करो? ऋण, पैसा दे दो। क्या दे दो? पैसा या धन दे दो। ठीक है, ये जो प्रतिभूतियां आप ले लो और उस पर मुझे क्या दे दो? पैसा दे दो। हम मान लेते हैं ये जो प्रतिभूति है इस व्यापारी के पास, हम मान लेते हैं 100 रुपए की प्रतिभूति है। कितने रुपए की? 100 रुपए की। अब बैंक क्या करता है? बैंक कहता है ठीक है, हम आपसे आपकी प्रतिभूतियां तो ले लेंगे, लेकिन इस पर आपका बट्टा कटेगा। क्या कटेगा? बट्टा, अर्थात डिस्काउंट, इंग्लिश में हम कहते हैं उसको डिस्काउंट। बट्टा कटेगा। बट्टे को हम ये कह सकते हैं कि वो कटौती कर रहा। वो 100 रुपए में से क्या कर रहा? कटौती कर रहा। वो कह रहा है कि बैंक कह रहा है कि हम इसमें से 100 रुपए में से आपका 20 रुपए बट्टा काटेंगे। ठीक है, हमें भी तो कुछ लाभ मिले। तो 20 रुपए का इसने क्या कर दिया? बट्टा काट दिया, अर्थात 20 रुपए की इसने कटौती कर दी। और इसने ये प्रतिभूति जो 100 रुपए की थी कितने रुपए में खरीद ली बैंक ने? 80 रुपए में। कितने रुपए में? 80 रुपए में। कितने रुपए की कटौती कर दी? 20 रुपए की कटौती कर दी। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होता है? बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। बैंक जाता है आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास। और बैंक आरबीआई से कहता है कि हमारे पास कुछ प्रतिभूतियां हैं और इन प्रतिभूतियों के आधार पर आप क्या करो? हमें कुछ पैसा दे दो। तो आरबीआई कहता है ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे। तो आरबीआई कहता है इनसे आपके पास जो प्रतिभूतियां हैं वो कितने प्रतिभूतियां हैं? ये जो 80 रुपए की, इस पे हम आपसे बट्टा काटेंगे, अर्थात बट्टा क्या? वही कटौती करेंगे, कटौती करेंगे। ठीक है, तो अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने भी क्या किया? 20 रुपए किसमें कटौती कर ली। और ये कितने रुपए की, कितने रुपए उससे दे दिए बैंक ने? आरबीआई ने कितने रुपए दे दिए बैंक को? 60 रुपए। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे पहले इस बैंक ने, किसने? सबसे पहले बैंक ने क्या किया था? इस प्रतिभूति पर कटौती की, कटौती की। फिर बैंक ने भी कटौती की, या फिर हम ऐसा कह दें, ये कह सकते हैं एक बार कटौती की, फिर दोबारा क्या की? पुनर्कटौती। आरबीआई ने क्या की? पुनर्कटौती। आरबीआई ने क्या की? पुनर्कटौती। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी? आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती की जाती है। एक बार कटौती, दोबारा कटौती, तो दोबारा कटौती को हम क्या बोल सकते हैं? पुनर्कटौती। तो अब क्या कर रहा है आरबीआई? आरबीआई प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती कर रहा है। ये कर रहा है ना पुनर्कटौती आरबीआई। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि जो बैंक नोट होती है इसको पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहा जाता है। पुनर्कटौती ब्याज दर क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पुनर्कटौती ब्याज दर। अब समझ आ गया आपको पुनर्कटौती ब्याज दर क्या है? या से हम पुनर्कटौती ब्याज दर कह लो या बट्टा, डिस्काउंट, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको एग्जाम में मिल जाए तो खैर आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें से एक चीज और देखोगे, और वो क्या है? वो दरअसल आप देखोगे कि
जैसे अगर मान लो बैंक रेट को क्या करें, जो बैंक रेट है, बैंक रेट, बैंक रेट को मान लो बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बैंक रेट क्या करें, बढ़ा दें। अगर बैंक रेट बढ़ा देंगे तो उससे तरलता क्या होगी, तरलता कम हो जाएगी, ठीक है। अगर बैंक रेट को, अगर मान लो बैंक रेट को क्या करें, बैंक रेट को कम कर दें तो तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गया आपको ये, ठीक है। तो उसमें यही चीज थी समझने की, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको ये सारी चीज क्या होंगी, समझ आ गई होंगी, ठीक है। कि बैंक रेट क्या है, वह ब्याज दर है जिसके आधार पर आरबीआई क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करता है आरबीआई, प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती करता है। तो ये चीज आपको मुझे लगता है कि आप समझ आ गई होगी, ठीक है। और जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा, बैंक रेट बढ़ाएगा तो उससे तरलता क्या होगी, कम होगी, और जब बैंक रेट को कम करेगा तो तरलता उससे क्या होगी, बाजार में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। दरअसल आप लोगों ने न्यूज में एक चीज सुनी होगी और वो है ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दरअसल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो लगातार चर्चा में बनी रहती है। या फिर आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या सुना होगा, ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। दरअसल अभी तक शायद एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इसके संदर्भ में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो क्या है, या ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन ट्विस्ट दे दें और फिर 4 कथन दे दें कि ये, और 4 कथन में अलग अलग चीजें दे दें, ये है, या ये है, या ये है, तो उसमें पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो दरअसल अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। हम लोग अब देख लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। तो जो नेक्स्ट हमारी पढ़ना है हमें वो क्या है, OMO। इसका फुल फॉर्म क्या है, ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, बैंक वाला ऑपरेशन, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या, खुले बाजार की क्रिया, बाजार की क्रिया, किसकी क्रिया, कौन सी प्रक्रिया, खुले बाजार की क्रिया, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की या सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। किसका, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है तो बाजार में क्या होता है, तरलता बढ़ जाती है। क्रय करता है, जब आरबीआई क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो प्रतिभूतियां हैं, उनका क्रय करता है तो क्या होती है, बाजार में तरलता बढ़ जाती है। और जब वो जो प्रतिभूतियां उनको बेचता है तो उससे क्या होती है, बाजार में जो तरलता क्या होती है, वो कम हो जाती है। दरअसल इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई द्वारा खुले बाजार में, कहां पर, खुले बाजार में, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय या खरीदना बेचना, खरीद क्रय विक्रय किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। जब आरबीआई, आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, प्रतिभूति जब जो सर आरबीआई जब प्रतिभूति क्या करता है, क्रय करता है, क्रय करता है तो उससे क्या होता है, बाजार में जो तरलता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जब आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या करता है, प्रतिभूतियों को
विक्रय करता है तो उससे बाजार में क्या होती है, तरलता कम हो जाती है। अब इसको हम समझ लेते हैं ये कैसे हो रहा है। ये चीज तो आपको समझ आ गया कि ओएमओ है क्या। ओएमओ का फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी में इसको क्या कह रहे हैं हम, हिंदी में कह रहे हैं खुले बाजार की क्रिया। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, इसी को हम खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। जब आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की का क्रय किया जाता है तब क्या होती है, बाजार में तरलता बढ़ जाती है। और जब प्रतिभूतियां बेचता है, जब प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो तरलता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं दरअसल ये होता कैसे है। देखो, प्रतिभूति का मतलब आपको तो पता होगा, प्रतिभूति क्या है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से क्या करते हैं, धन उगाही करते हैं। जैसे मान लो ये एक क्या है, कागज है 100 रुपए का। ठीक है, अब ये सरकार ने जारी किया, सरकारी तरफ जारी किया जाता है। इसको बेचने का काम क्या कौन करता है, आरबीआई। और आरबीआई करता है, आरबीआई खुद नहीं बेचता, आरबीआई किससे बिकवाता है, जो भी कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 100 रुपए का की क्या है, सरकारी प्रतिभूति। अब आपने ये 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति, मान लो ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति खरीदी। अब 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति कैसी रहेगी, मतलब एक कागज का टुकड़ा, A4 साइज का जैसा पेपर होता ना, एक ऐसी पेपर होगा, जैसे चेक देख लो आप, या कोई A4 साइज का जिसमें लिखा होगा उसका कुछ नाम होगा। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था किसान विकास पत्र, इसी टाइप से आप मान लो वो एक किसान विकास पत्र नाम का कागज है जिसमें लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और नीचे लिखा है अंकित मूल्य 100 रुपए। तो अब बैंक के पास आप जाते हैं, आप ये 100 रुपए का क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। जब आप 100 रुपए की ये खरीद लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में, आप क्या देंगे उस बैंक को। मान लेते हैं आपने ये बैंक से खरीदा, ठीक है, तो बैंक से खरीदे तो बदले में बैंक को क्या दिए, 100 रुपए दिए। आपने नगद 100 रुपए दिए किसको, बैंक को, बदले में ये कागज ले लिया आपसे। तो अब आपके पास जो तरलता थी ये क्या है, धन, मुद्रा। ये जो तरलता थी क्या हो गई, तरलता कम हो गई। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो आरबीआई कर रहा है। जैसे मान लो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई, ठीक है, हम मान लेते हैं बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने प्रतिभूतियों का क्या किया, प्रतिभूतियों का बेचा, विक्रय किया। यहां पर हम लिख दें विक्रय। आरबीआई ने क्या किया, प्रतिभूतियों का विक्रय किया। दरअसल अच्छे से और अच्छे से हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की क्या करता है, खरीद बिक्री करता है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये इसने बाई किया, मतलब क्रय की, ठीक है, क्रय, और ये उसने क्या की, सेल, अर्थात विक्रय। ठीक है, क्या करता है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री, ठीक है, क्रय किया। अब मान लेते हैं इसने क्या किया, जो बैंकों से, किससे, बैंकों से करता है ये। ठीक है, आरबीआई बैंकों को से खरीदता है, या बैंकों को खरीदता बेचता है, और बैंक इसको जनता को। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलता है। अभी मैं और उसको आगे से अच्छे से समझाऊंगा किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो आरबीआई ने क्या किया, सबसे पहले हम इसको समझ, आरबीआई के पास कुछ सरकारी प्रतिभूति थी, ठीक है, उसने सरकारी प्रतिभूतियां क्या की, बेच दी, किसको, बैंक को। बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां बेच दी, जैसा हमने कहा था ना उस एग्जाम्पल में। तो बैंक ने बदले में क्या दिया आरबीआई को, धन दे दिया। अब इसके पास धन, अर्थात हम कहें मुद्रा दे दी। अब इसके पास, बैंक के पास क्या हुई, मुद्रा की कमी हो गई ना। अब जब बैंकों के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी तो बैंक क्या कर पाएंगे, कम ऋण दे पाएंगे। ऋण कैसा दे पाएंगे, ऋण जो है वो कम दे पाएंगे। जब वो ऋण कम दे पाएंगे तो उससे बाजार में, मार्केट में क्या होगी, तरलता क्या होगी, तरलता कम हो जाएगी। इसी तरह से
अब मान लो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको खरीदता है। अभी वो क्या कर रहा था, बेच रहा था, उसने खरीदी। तो अब जब वो खरीदेगा आरबीआई बैंक से, तो बदले में आरबीआई किसको मुद्रा देगा, बैंकों को। तो अब मुद्रा किसके पास आ गई, बैंकों के पास। बैंकों के पास मुद्रा आ गई, अर्थात बैंकों के पास जो मुद्रा है वो क्या हुई, बढ़ गई। जब मुद्रा बढ़ जाएगी तो बैंक क्या करेगा, अब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देगा, ऋण। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण देगा। जब बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण देगा लोगों को, तो उससे बाजार में क्या होगी, तरलता बढ़ जाएगी। इसी से एक क्वेश्चन अभी पिछले साल 2021 में, 2020 या 21 में आप जाके देखो, शायद सेट ए में आप देखोगे, यही एक क्वेश्चन आया है कि जब आरबीआई ये सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय करता है, ऐसा एक बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, ऐसा ही स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको क्वेश्चन यूपीएससी में दिखा दूंगा और मैं बता दूंगा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर पे आया है। ठीक है ना। तो दरअसल आप ये जो समझ रहे हैं कोई हल्की मल्की चीज नहीं है, यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूं आप क्वेश्चन पेपर देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तब आप समझ पाओगे। ठीक है, तब आप अदर में और ये जो क्लास कर रहे हैं तब आप कंपैरिजन कर पाओगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो दरअसल यूपीएससी के लिहाज से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं या कुछ अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दरअसल इसीलिए मैंने उसको आपको एक और अलग एग्जाम्पल लेके समझा दिया, नहीं तो मैं ऊपर ही खत्म कर देता। खैर मैं ऐसा तो नहीं करता हूं किसी में भी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको और अच्छे से समझाऊं। आपको समझ आ गया होगा ना ये क्या है, क्या है। जब आरबीआई बेचता है सरकारी प्रतिभूतियों को, जब बेचेगा तो बेचेगा, उसने मान लो ये कागज दे दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो मुद्रा है वो आरबीआई के पास चली जाएगी। तो बैंकों के पास जो मुद्रा होगी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगी तो उनकी जो ऋण देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो उससे तरलता भी क्या होगी, बाजार में कम हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो क्या करता है, बेचता है। जब वो बेचेगा तो उससे बेचेगा तो वो जो अब जब वो बेचेगा तो ये जो कागज का टुकड़ा है, जैसे हम सरकारी प्रतिभूतियां, वो अपना वापस ले लेगा आरबीआई। उसके बदले में जितना अंकित मूल्य है उतनी मुद्रा किसको देना पड़ेगी, बैंकों को। तो बैंकों के पास क्या होगा, उससे तरलता बढ़ जाएगी। बैंकों के पास तरलता अर्थात मुद्रा बढ़ जाएगी, मुद्रा बढ़ेगी तो उनके ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, और जो बाजार में जो मुद्रा का प्रवाह है, तरलता है, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम से भी क्या करता है, बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई। दरअसल एक चीज और है, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते होंगे, खैर उन्हीं लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, उन्हीं लोगों ने देखा होगा, एक वर्ड आता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ये चीज जरूर पढ़ी होगी। दरअसल ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी को कहीं कहीं क्या बोल दिया जाता है, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट में भी क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है, और उन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने से क्या करती है, वो बाजार में क्या करती है, तरलता को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जैसे ऑपरेशन ट्विस्ट में दरअसल पता क्या होता है, जैसे कि मान लो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया, हम एक चीज समझते हैं पहले, रुको। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत दरअसल ये होता है कि मान लो सरकार है, सरकार को ऋण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, ऋण की, कुछ धन की, ऋण की, या हम कहते हैं कुछ मुद्रा की आवश्यकता है। किसकी, मुद्रा की आवश्यकता है। मुद्रा की आवश्यकता क्यों, क्योंकि चुनाव का टाइम आ रहा है, चुनाव का टाइम आ रहा है, तो अब सरकार चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सरकारी योजनाओं में खर्चा करें, सरकारी योजनाओं में खर्चा करें, जिससे क्या हो, महंगाई थोड़ी सी कम दिखाई दे, महंगाई कम दिखाई दे, और उससे क्या हो, सरकार को फायदा हो, सरकार को वोट मिले। तो अब सरकार विभिन्न कामों के लिए, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्या करती है, उसको मुद्रा की जरूरत तो हमेशा होती है, तो उसे मुद्रा की आवश्यकता है। अब उसने कहा आरबीआई से मांगा, तो आरबीआई कह रहा हमारे पास खुद नहीं है, आप हमसे क्यों मांग रहे हैं, हम खुद गरीबी चल रही। आरबीआई कह रहा आप हमसे मत मांगो, हमारे पास भी गरीबी चल रही। ठीक है, तो सरकार कहती है ठीक है भैया, तो आप एक काम करो, सरकार कहती है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं
वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने का काम किसको दिया? आरबीआई को। इस सरकार ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बेचने का काम किसको दिया? आरबीआई को। आरबीआई ने कहा कि हम क्या करते हैं, आरबीआई सरकार क्या करती है, दीर्घकालिक अवधि के लिए क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है दीर्घकालिक अवधि के लिए, और कहती है कि तुम ये खरीद लो, आरबीआई से बोलती है। तो सरकार क्या करती है, सरकार होती है, सरकार आरबीआई से कहती है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दीर्घकालिक अवधि के लिए आप खरीद लो। तो मान लेते हैं हम 1,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है। वो क्या किया आरबीआई ने, सरकार से खरीद ली। किससे खरीद ली? सरकार से खरीद ली। तो इनके पास 1,000 करोड़ रुपए का एक डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है। ऐसा 1,000 करोड़ रुपए किसके पास आ गए? सरकार के पास। अब आरबीआई क्या करता है, उन्हीं प्रतिभूतियों को क्या करता है, वो बैंकों को बेच देता है। किसको? बैंकों को बेच देता है। अब बैंकों को बेच देता है तो बैंकों से पैसा किसके पास आ जाता है? आरबीआई के पास, ठीक है। मुद्रा पैसा किसके पास आ जाता है? बैंकों से आरबीआई के पास। अब बैंक क्या करते हैं, बैंक जनता को बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? जनता को, सरकारी प्रतिभूति। तो जनता से पैसा किसके पास आ जाता है? बैंकों के पास। अब आप देखोगे इस ऑपरेशन ट्विस्ट में सरकार ने पैसा अप्रत्यक्ष रूप से किससे ले लिया? जनता से। किससे ले लिया? जनता से। किसके ऊपर खर्चा करने के लिए? जनता ही के ऊपर खर्चा करने के लिए, जनता के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए। अब आप देखोगे सरकार ने जनता से ही पैसा ले लिया। इसी को हम कह रहे हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। अब आपको समझ आया कि ये क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट। सरकार ने कुछ प्रतिभूतियां जारी की और प्रतिभूतियां जारी करने के बाद क्या किया, उसे आरबीआई को बेचा, आरबीआई ने बैंकों को, बैंकों ने जनता को, ठीक है। यही पूरी इसी तरह से क्रम चलता रहता है और इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है। आरबीआई ने मामू बना दिया जनता को, और मामू बना के क्या कर दिया, उसका पैसा उसी से लिया और उसी को खर्चा कर दिया। दरअसल इसको हम अगर तकनीकी भाषा में कहें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसके तहत जो मुद्रा के अधिक वाले क्षेत्र से मुद्रा के कमी वाले क्षेत्र की ओर मुद्रा को क्या किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है, या तरलता को डाइवर्ट किया जा रहा है उस तरफ जहां तरलता की क्या है, आवश्यकता है। अब आप देखोगे ये जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन खरीदेगा? वही व्यक्ति तो खरीदेगा जिसके पास क्या है, पैसा, जिसे इन्वेस्टमेंट करना है। जिसके पास पैसा ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें जरूरत होगी पैसों की, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत वंचित वर्ग होंगे, गरीब वर्ग के होंगे, तो सरकार क्या करेगी, कई सारी कल्याणकारी योजनाओं में फिर पैसा क्या करेगी, खर्च करेगी। क्योंकि भारत में अधिकांश व्यक्ति कैसे हैं, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर आप देखो जो भारत की जो लगभग कहा जाता है भारत की जो 60% की कितनी भाई 90% कहते हैं कि 60%, मुझे तो खैर आइडिया नहीं, जो पूरी इतनी संपत्ति है वो केवल 10 से 15 लोगों के हाथों में है। अब आप देखोगे भारत की लगभग 70 से 75% आबादी गरीबी रेखा में आती है, इतनी गरीबी है। अब अच्छे दिन पता नहीं अब आए कि नहीं आए, खैर लोग तो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन 8 साल हो गए, 7-8 साल, जब से 2024 में 9 साल हो गए, 2014 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 साल करीब हो गए, 8-9 साल की खैर जितना भी होने वाला हो, जब से आप देख रहे हैं अच्छे दिन नहीं आ रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई क्या थी, डायन, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो महंगाई क्या है, डार्लिंग। तो खैर ये तो सरकार है, सरकार का अपना फंडा चलता रहता है, और सरकार के बारे में हम क्या कहें, आप ही कुछ बेहतर कहें। कमल का फूल लोगों की भूल। खैर तो अब आप लोग ने ये सारी चीजें समझ ली, किस प्रकार से सरकार आपका सी काटती है और आपका पैसा आपके ऊपर खर्च करती है और वोट बटोरती है और अपनी सरकार बनाती है। ये सारी चीजें हमने समझ ली। इसने में आपने समझ लिया कि ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था, इसको कह रहे थे हम खुले बाजार की क्रिया। इसके तहत क्या किया जा रहा था, इसके तहत क्या किया जा रहा था, जो आरबीआई है वो प्रतिभूतियों की क्या करती है, खरीद बिक्री। जब आरबीआई जो प्रतिभूतियां उनकी खरीद करती है, क्रय करती है, तो तरलता क्या होती है, बाजार में बढ़ जाती है। जब वो विक्रय करती है तो तरलता क्या होती है, घट जाती है।
ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है। अब आप लोग एक चीज जो कान खोलकर सुन लीजिए, वो आपको करना है कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते जाना, जो जो कुछ आपसे पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको उसका क्या दूंगा, जवाब। ठीक है, तो खैर मिलते हैं अब अपनी लोग नई क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया पढ़िए, मस्त पढ़िए, जो चीज नहीं समझ में आए उसको पूछिए।